नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष के मानव भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम बस्तियों के विभिन्न विशेषताओं, प्रकार, प्रतिरूप आदि के बारे में पढ़ रहे हैं। आज के हमारे इस टॉपिक में ग्रामीण बस्तियों में ग्रहों के प्रकार किस तरह के हैं, अर्थात मकान कैसे हैं, उन मकानों में जो निर्माण सामग्री है वो कौन कौन सी हैं, और साथ ही ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं क्या हैं, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो हम आइए समझते हैं कि भारत में मकान किस प्रकार के, अर्थात ऐसे मकान जो ग्रामीण बस्तियों के अंतर्गत हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो छात्रों, हम ये पहले समझ लेते हैं कि ग्रामीण बस्तियों में मकान या आवास के जो प्रकार हैं उनमें जो भिन्नता है उसके पीछे आवास निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों की सहज उपलब्धता मुख्य कारक होती है। अर्थात एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, अर्थात एक ग्रामीण बस्ती से दूसरी ग्रामीण बस्ती में या अन्य क्षेत्रों में जो आवास निर्माण की सामग्री है वो भिन्न भिन्न होती है। हर जगह समान रूप से सामग्रियां नहीं मिल पाती हैं, तो उसके अनुरूप उस क्षेत्र के आवासों में भिन्नता हो जाती है। नंबर 1। दूसरी चीज़, वहाँ की जिस क्षेत्र में बस्ती स्थापित है वहाँ भूमि की संरचना, धरातल की संरचना किस प्रकार की है और कैसी जलवायु दशा है, उन पर भी आवास या मकानों के प्रकार निर्भर करते हैं। तो इस तरह से भिन्न जलवायु, भिन्न धरातलीय संरचना और भिन्न भिन्न क्षेत्र में उपयुक्त सामग्री आदि पर मकानों के प्रकार निर्भर करते हैं। जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है या बर्फ़ गिरती है, ऐसे क्षेत्रों के जो मकान होते हैं उनकी छतें ढालनुमा बनाई जाती हैं। लेकिन जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ की छतें सपाट होती हैं। अब मकान बनाने की जो वस्तुएं हैं इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है: दीवारों में प्रयुक्त सामग्रियां और छतों के निर्माण हेतु प्रयुक्त सामग्रियां। निर्माण तकनीक के विकास और वित्तीय सहायता की उपलब्धि ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के घरों की संरचना के प्रकारों को परिवर्तित कर दिया है। अर्थात लोगों में अब जो नवीन निर्माण तकनीक है उसका विकास हुआ है, वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी मकानों के स्वरूप, उनके प्रकार आदि में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दीवार बनाने में, मकान बनाने में जो दीवारें बनती हैं उसमें कौन कौन सी सामग्रियां काम में ली जाती हैं। तो दीवार बनाने में जो सामग्रियां हैं उनमें मिट्टियाँ, पत्थर, ईंटें ये तो ही है। इसके अलावा इमारती लकड़ियाँ और नरकुल अर्थात घास फूस। मिट्टी का गारा सबसे अधिक आम तौर पर, सामान्य तौर पर उपयोग में लाया जाता है और यह सभी प्रकार की मिट्टियों में पाया जाता है, जिनका रंग, गठन और संरचना भी अलग अलग होता है। प्राचीन सभ्यताओं में इसका सर्वाधिक उपयोग भी हुआ है। मिट्टी से बने देसी नुमा मकान सामान्य रूप में देश के सभी भागों में मिलते हैं। ये मकान पारिवारिक सदस्यों और पड़ोसियों के सहयोग द्वारा आसानी से बना लिए जाते हैं। लेकिन आधुनिक मकानों में हम क्या करते हैं, हमें विशेष कारीगरों की आवश्यकता होती है, आर्किटेक्चर की आवश्यकता होती है, लेकिन इनमें इस तरह की किसी तकनीकी की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, पत्थर या बेसाल्ट पत्थर या अच्छे ढंग से तराशे गए पत्थरों का प्रयोग उन स्थानों पर होता है जहां ये निकट और पर्याप्त मात्रा में आसानी से मिल जाते हैं। इनका परिवहन भी आसानी से हो जाता है। बलुआ पत्थर वाले पहाड़ी भागों, ज्वालामुखी के पठारी क्षेत्रों में ऐसे मकानों के उदाहरण बहुत मिलते हैं जहां पत्थर का उपयोग किया जाता है। तीसरा है ईंटें। आजकल वर्तमान दौर में ईंटों से बनी दीवारें प्रचलित हैं। वर्तमान में देश के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचलन है।
ईंट की भट्टियां भी सभी गांवों में मौजूद हैं या आसपास मौजूद हैं, जहां से कच्ची ईंटों को पकाने के लिए ईंधन के रूप में कोयला प्रयुक्त किया जाता है। गांव में बहुत आसानी से ईंटें उपलब्ध हो जाती हैं। ईंटों का अधिक प्रयोग होने के पीछे जो मुख्य कारण है वो है लागत में बचत, चिर स्थायित्व और कम जगह में दीवारों का अधिक से अधिक आकारों में बनाया जा सकना है। तो ये विशेषता है जो ईंटों के प्रति लोगों को आकर्षित करती है, जबकि पहले पत्थरों का प्रयोग अधिक किया जाता था। प्राचीन सिंधु सभ्यता के कई स्थानों में भी इस तरह के प्रमाण मिले हैं जहां ईंटों का प्रयोग किया गया था। ईंटों के प्रयोग में इन्हें जोड़ने के लिए मिट्टी का गारा प्रयुक्त किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में सीमेंट का गारा या सीमेंट प्रयुक्त की जाती है। वन्य प्रदेशों में और वनों से सटे क्षेत्रों में इमारती लकड़ियों से बनी दीवारों वाले घर काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि ये निकट उपलब्ध हो जाते हैं। भील आदि जनजातियों के क्षेत्रों में इनकी संख्या काफ़ी अधिक है, तो ऐसे वन क्षेत्रों में लकड़ियों का प्रयोग भी किया जाता है। और अगला है टट्टर या ठाटर का प्रयोग मैदान या वन क्षेत्रों में झोपड़ी नुमा मकान बनाने में किया जाता है। तो जहाँ झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं ना, वहाँ इस तरह के टट्टर या ठाटर का प्रयोग किया जाता है। क्या होते हैं ये? बिना किसी लागत मूल्य के मिल जाते हैं और इनको बनाने में किसी विशेष तकनीकी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे मकान पहाड़ों की ढलान में या शिखर पे भी बनाए जा सकते हैं। विंध्यन, सतपुड़ा आदि पर्वत श्रेणियों में बसे आदिवासी, मुख्यतः गोंड, भील आदि जनजातियां इसी प्रकार की सामग्रियों से अपना आवास बनाते हैं। तो छात्रों, ये तो अभी हमने पढ़ा था कि दीवार में प्रयुक्त सामग्रियां किस तरह की है, जिसमें हमने प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और कौन कौन सी सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, उस पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे छतों के लिए कौन सी वस्तुएं प्रयुक्त की जाती हैं। इन सामग्रियों को 7 भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से आप नाम सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है। खपरा, छप्पर, चिकनी मिट्टी, टीन, पत्थर की फर्शी, लकड़ी और ईंटें। खपरेल पूरे देश में प्रचलित है। खपरे या तो नालीनुमा, अर्धचंद्राकार या फिर सपाट होते हैं। इनके आकार और रूप में अलग अलग होते हैं। छाजन में प्रयुक्त खपरेलों का आकार उत्तरी मैदानी भागों में बड़े, जबकि पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे आकार होते हैं। कुटिया बनाने की सबसे पुरानी और भौतिक विधा है। ये तरीका आज भी गरीब परिवारों द्वारा अपनाया जाता है। इस प्रकार की दीवार छाजन या फूस से ढक दी जाती है, चाहे ये दीवार लकड़ी, पत्थर, मिट्टी या टाटर किसी भी सामग्री से बनी हो। चिकनी मिट्टी में गोबर मिलाकर छत बनाई जाती है और ऐसा पश्चिमी भागों में प्रचलित है। पश्चिमी यूपी में यह तरीका काफ़ी प्रचलित है। प्रत्येक बसावट में ऐसे घरों को सीमांकन के रूप में पहचाना जाता है। समय के अनुसार वर्षा ऋतु आने के पहले गोबर मिट्टी युक्त छाजन से पलस्तर चढ़ा देने से बारिश से घरों की सुरक्षा बढ़ जाती है। तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। पर्वतीय, पहाड़ी, पठारी भागों में पत्थर की फर्शी का प्रयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। आवश्यकता अनुरूप छाजन के लिए बलुआ पत्थर या स्लेट पत्थर को काट छाट कर दीवारों के ऊपर बिछा दिया जाता है। इस प्रकार के छाजन मजबूत और अधिक समय तक स्थायी रहते हैं। मकान की छत के लिए लकड़ी का प्रयोग भी काफ़ी प्रचलित है, विशेषकर भारत के उत्तरी पहाड़ी भागों में। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में लकड़ी के चौड़े टुकड़ों को गोलाकार रूप में ऐसे जोड़ा जाता है कि उनके गोलाई वाले किनारे छतों पर
इस प्रकार आच्छादित हों कि घरों को बरसात और बर्फ से सुरक्षित रखा जा सके। उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर आदि में कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में घर की छतों को टीन या अन्य पदार्थों से ढक दिया जाता है। दीवारों के लेंटर के ऊपर लोहे की छड़ों की जाली बिछाकर उसके ऊपर ईंटों की परत बिछाई जाती है, जिस पर सीमेंट का गारा बनाकर उसकी परत आच्छादित की जाती है, ढकती जाती है। वर्तमान में ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विपणन केंद्र के घर और ग्रामीण धनवानों के घरों की छतें ऐसी ही बनती है। तो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक जो परिवर्तन हुए हैं वो अंत में जाकर ये बताते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे सामग्रियां प्रयुक्त हो रही हैं जो कि आधुनिकता के दर्शन करवाती हैं। भवन निर्माण की पारंपरिक सामग्रियों का प्रयोग कम होने लगा है, कम हो रहा है और इसके स्थान पर लोह, टीन, चादर और सीमेंट आदि का प्रयोग बढ़ा है। तो ये तो थी हमारे भारत के प्रमुख मकानों के प्रकार और उसमें प्रयुक्त की जाने वाली निर्माण सामग्री। छात्रों, एक पॉइंट हम और इसमें देख लेते हैं। हालांकि मैंने बस्तियों के टॉपिक में बताया था कि बस्तियों के विकास उनकी उत्पत्ति आदि को कई कारक प्रभावित करते हैं और उनमें हमने भौतिक और सांस्कृतिक या मानवीय कारक पढ़े थे। इसमें हम ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारकों को भी समझ लेते हैं। इनके केवल पॉइंट्स हम देखेंगे, बाकी विस्तार से मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूं। भौतिक कारकों में जैसे धरातल की संरचना, मिट्टियाँ, जलवायु, जलापूर्ति और वनस्पति, ये मुख्य कारक हैं। मानवीय कारकों में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक प्रमुख हैं। इनमें मानव की प्रवृत्तियां, परंपराएं, रिवाज, सामाजिक संगठन, उत्सव, धार्मिक प्रवृत्तियां, आर्थिक निर्भरता, सहकारिता, प्रवास, सुरक्षा, कृषि की पद्धतियां आदि मुख्य मानवीय कारक हैं। इसी प्रकार से परिक्षिप्त बस्तियां जो हैं उनको भी पर्वतीय उच्चावच, वन, दलदली क्षेत्र, जल की प्रचुरता या बाढ़ आदि भौतिक कारक प्रभावित करते हैं। और आर्थिक कारकों में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि, पशुचारण, सामाजिक कारकों में जाति प्रथा, सुरक्षा और भूमि सुधार आदि मानवीय कारक परिक्षिप्त बस्तियों को प्रभावित करते हैं। सहत बस्तियों को समतल भूमि, उपजाऊ भूमि और जल का अभाव आदि भौतिक कारक प्रभावित करते हैं, जबकि मानवीय कारकों में सामूहिक सहयोग, भूमि का अपखंडन अर्थात विभाजन, भूमि का स्वामित्व, असुरक्षा की भावना, वंश संबंध और धार्मिक प्रवृत्ति आदि प्रमुख मानवीय कारक हैं। तो ये मुख्य बिंदु हैं जो ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करते हैं। अंत में हम देख लेते हैं कि ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। छात्रों, ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से विकासशील देशों की विशेषताएं हैं और विकासशील देशों में इनकी संख्या अधिक है। इनका आधारभूत ढांचा अविकसित है और जो योजनाकार हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती है, एक सुअवसर है कि वो इन बस्तियों को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर सकें, उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। पर्वतीय और शुष्क भागों में पेयजल हेतु काफ़ी लंबी दूरी तक इन्हें जाना पड़ता है। साथ ही जल से संबंधित
हैजा, पीलिया जैसी कई बीमारियों से ये लोग ग्रसित रहे हैं और रहते हैं। बाढ़ और सूखा जैसी परिस्थितियों से भी दक्षिण एशियाई देशों के ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित हैं। सिंचाई सुविधाओं की कमी कृषि कार्यों पर प्रभाव डालती हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं हैं। शौचघर, कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधाएं नहीं के बराबर हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएं बनी रहती हैं। मकानों की रूपरेखा और उसमें प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री हर पारिस्थितिक प्रदेश में भिन्न होती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। मकान मिट्टी, लकड़ी, छप्पर के बने हैं। उन्हें भारी वर्षा या बाढ़ के समय काफ़ी नुकसान होता है और हर वर्ष उनके रखरखाव की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश मकानों की रूपरेखा भी ऐसी है जिसमें उपयुक्त संवादन नहीं होता है। मानव के साथ पशु भी निवास करते हैं। उनके लिए चारे की भी जगह होती है और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जंगली जानवरों से उनकी रक्षा की जा सके, तो उनके चारे की रक्षा उचित ढंग से हो सके। कच्ची सड़क, आधुनिक संचार के साधनों की कमी भी यहाँ की प्रमुख समस्या है। वर्षा काल में इन क्षेत्रों का संपर्क निकट के अन्य क्षेत्रों से कट जाता है और आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विशाल ग्रामीण जनसंख्या हेतु स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करना भी मुश्किल हो जाता है। यह समस्या जब और विकट हो जाती है जब ग्रामीणीकरण उचित प्रकार से नहीं हुआ होता है और विशाल क्षेत्र में मकान दूर तक विकसित होते हैं। तो अंत में हम ग्रामीण बस्तियों की जो प्रमुख समस्याएं हैं उन्हें हम कुछ बिंदुओं वार दर्शा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियां या उनकी संख्या अधिक है और इनका आधारभूत ढांचा भी अविकसित है। अतः ये नियोजकों या विकास योजना बनाने वालों के सम्मुख बड़ी चुनौती और सुअवसर प्रदान करते हैं। तो इन समस्याओं को हम कुछ बिंदुओं के रूप में आपको बता सकते हैं, जैसे जलापूर्ति और जल से संबंधित बीमारियां। नंबर 2, सिंचाई सुविधाएं और सफाई। तो जल की आपूर्ति अपर्याप्त है और जल से संबंधित कई तरह की बीमारियां हैं। बाढ़, सूखा आदि की समस्याओं से ग्रसित है। कृषि हेतु पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं और इस वजह से कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। अगला बिंदु है भारी वर्षा और बाढ़। भारी वर्षा की वजह से और बाढ़ के कारण उन क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सड़क का कच्चा होना और आधुनिक संचार के साधनों का कमी होना भी एक सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी समस्या जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये हैं ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख समस्याएं जिन्हें दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। तो छात्रों, अब ये बस्ती वाला टॉपिक मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और अगले टॉपिक में हम नगरीय बस्तियों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।